देश बदल सकते तो अब तक बदल चुके होते मोदी, लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। भक्त का अर्थ होता है श्रद्धालु, ऐसा व्यक्ति जो किसी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो और उस पर भरोसा करता हो। हिंदी भाषा में भक्त के अर्थ अनुरागी के भी होते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी को बिना शर्त प्रेम करे। इन दिनों भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक को भी भक्त कहा जाता है। भक्त प्रधानमंत्री को एक ऐसा मसीहा मानते हैं जो वह हर चीज बदल सकता है जिसकी भारत को जरूरत है। इस विचार से माना जाता है कि अभी तक भारत अक्षम और भ्रष्ट नेताओं के कब्जे में था और नरेंद्र मोदी इसे बदलकर भारत को एक महान देश बना देंगे। मैंने विचार की बात की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे भक्त कहेंगे या नहीं। भक्ति में बुद्धि का हाथ नहीं होता और यह श्रद्धा पर आधारित होती है। यह धार्मिक और धर्म की तरह ही भक्ति भी सांसारिक वस्तुओं और वास्तविकताओं में होने वाले प्रभावों से अछूते नहीं है। सवाल यह है कि क्या मोदी के समर्थक को भक्त कहना सही है? आइए चलिए जरा इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात मॉडल के पहले एजेंडे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था। हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख ली। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था बेहद बुरी तरह सिकुड़ने वाली है, यानी 2020-21 में भारत की जीडीपी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम रहने वाली है। और यह ऐसी बात है जो बीते 4 दशकों यानी कि 40 सालों में नहीं हुई। अर्थव्यवस्था में गिरावट उस कारक से है जिसके तहत बीती 9 तिमाहियों में लगातार वृद्धि दर गिर रही थी। 1947 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब लॉकडाउन से पहले हो चुकी थी। इस कारण से कोई भी भक्त लॉकडाउन को इसका कारण नहीं कह सकता है। वही रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की विकास दर के उस स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है जिस पर यह 2003 में थी। इससे भारत की साख पर असर पड़ेगा और हमें मिलने वाला कर्ज और महंगा होगा। यह सिर्फ किसी रिपोर्ट कार्ड में लिखा कोई नंबर नहीं है, हम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के मुख्य सलाहकार ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार साल की दूसरी तिमाही में शुरू होगा या अगले साल, जबकि इस साल की शुरुआत में बेरोजगारी दर 8% थी, जो कि इतिहास में पहली बार इतनी बढ़ी थी। इससे पहले आपको हम बताया करते थे कि बेरोजगारी दर 45 साल में हाईएस्ट है, लेकिन अब भी 8% है, जो कि इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। यह लॉकडाउन से पहले की बात है। आज बेरोजगारी दर 20% के आसपास है। शनिवार 13 जून को द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन थी, भारत का लॉकडाउन वायरस को रोकने में फेल रहा लेकिन अर्थव्यवस्था को रोकने में कामयाब हो गया। गौरतलब है कि मोदी को लेकर द इकोनॉमिस्ट के अनुमान काफी सटीक होते हैं। मसलन 2013 में ही उसने लिख दिया था कि नरेंद्र मोदी 2014 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। हालांकि मैंने उस दौरान लिखा था कि ऐसा नहीं होगा और मोदी गुजरात से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। गुजरात मॉडल में दूसरा एजेंडा था राष्ट्रवाद का। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने गुरुवार को लिख दिया है, जिसे भारत में हर कोई जानता है लेकिन उस पर बात नहीं कर सकता। इसने लिखा, चीन ने लद्दाख में भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। शुक्रवार को फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने खबर दी कि उस इलाके में तैनात एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि चीनी सैनिक ने पैगाम और गालवान वैली में जिस इलाके पर कब्जा किया है वहां से वापस जाने से इनकार कर दिया है। वे अब यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है,
कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की, मुझे चिंता मेरे देश की। शनिवार को देश के अखबारों की सुर्खियां थी, कुलगांव और अनंतनाग में 4 आतंकवादी मारे गए, मुठभेड़ जारी। इस एक सप्ताह में इस किस्म की चौथी घटना थी। कश्मीर में होने वाले मौतों में 2002 से ही कमी आने लगी थी। 2014 तक यह लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद हालात बदले और घाटी एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठी। इस दौरान एक भी कश्मीरी पंडित घाटी नहीं लौट सका, जो कि 2014 के चुनावी शिगुफे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कई मंचों से बोलते नहीं थकते थे। वहीं पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा आज भी वही है जो पहले थी, लेकिन चीन के साथ नियंत्रण रेखा को पार कर चीनी हमारे इलाके में आ गए। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि उनके नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ महाभारत का युद्ध करेगा और इसे 3 सप्ताह में खत्म कर देगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। लेकिन इसके बाद से वे खामोश हैं कि युद्ध के अगले चरण में क्या होगा। लॉकडाउन खत्म हो चुका है और हर दिन कोरोना केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जैसा कि पहले भी बहुत लोगों ने लिखा कि मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज गुजरात में केरल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा केस हैं। इसके अलावा गुजरात देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की मृत्यु दर भी देश में सबसे ज्यादा है। इस बीच जब एक तरफ देश की हकीकत सामने आने लगी है, मोदी अपने राजनीतिक खेलों में व्यस्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार उस वक्त गिरा दी जब कोरोना की जकड़ में देश आ चुका था और अब राजस्थान में खरीद फरोख्त का खेल भी हो चुका था। हालांकि इन वक्त पर अशोक गहलोत ने चाल चलकर उनकी तमाम कोशिशों को धराशायी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की इन तमाम कोशिशों को देखकर तो यही लगता है कि राजनीतिक सत्ता पर पूर्ण कब्जा करना ही उनका असली लक्ष्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। मोदी के नेतृत्व में यह बीते 6 साल में भारत की असलियत है। इन 6 सालों में इस मसीहा को चमत्कार दिखाने का पर्याप्त समय मिला है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि बहुत से लोग कहते रहे हैं कि उनमें ऐसा करने की काबिलियत ही नहीं है। नब्ज पकड़ने का तरीका गलत था और इलाज के उपाय और भी बदतर, जिससे बीमारी बेहद गंभीर हो चुकी है। लेकिन रोचक बात यह है कि सबसे उनके समर्थकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आज भी उन्हें उम्मीद से देखते हैं। समर्थकों को वे हर तरीके से मंजूर हैं। इसलिए भारत को ऐसा घाव लगा है जिसे भरना बेहद कठिन है। यानी हम भक्तों को बुद्धिहीन श्रद्धालु कर सकते हैं। कई लोग तो उनके भक्तों के चाल चलन और चेहरा देखकर तो यह भी कहते हैं कि वे अंधभक्त हैं और कई लोग उन्हें मोतियाबिंद ग्रसित मानसिकता के लोग भी कहते हैं। हालांकि अब भी जब गलवान वैली में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसमें ऐसा बताया गया है सरकार के द्वारा कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 70 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। जबकि भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सैनिकों के मारे जाने की असली संख्या अब तक किसी भी तरीके से ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ऐसा भारत की मीडिया बता रही है कि 43 से ज्यादा चीनी सैनिक इस झड़प में मारे गए हैं, तो वहीं 100 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने एक बड़ा सवाल पूछा था। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा था कि देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, क्या आपको तमाम चीजों की सूचना समय पर नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सोनिया गांधी को तो कहीं से जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसे तमाम विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं को बताना चाहता हूं कि देश की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, मोदी सरकार द्वारा तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा दी गई है। ऐसे में निश्चित तौर पर विदेशी दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा कौन करेगा। दुश्मनों के किसी भी कायराना हमले के लिए उसकी जानकारी समय से पहले
हमें कौन देगा। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये लेख लिखा था आकार पटेल ने नवजीवन के लिए, जिसे आप न्यूज भारती पर सुन रहे थे। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।